हाँ जी, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से हम राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है राजस्थान का नामकरण। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, किन किन लोगों ने राजस्थान का जो नाम है उसको क्या क्या कहकर संबोधित किया। क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाता है, पूछ लेता है कि राजस्थान का जो पूर्व पूर्व में जो नाम था, जैसे कि राजस्थान आदित्य हो गया, मरुकांतर हो गया, तो ये शब्द जो आए राजस्थान के लिए, राजस्थान प्रदेश के लिए, वो कहाँ से आए और किन लोगों ने इसका संबोधन किया, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले निकल के आता है कि जो राजस्थान जो प्रदेश था हमारा, इसको विभिन्न नामों से संबोधित किया गया। क्योंकि राजस्थान जो शब्द है, राजस्थान जो एक पर्टिकुलर शब्द है, वो तो अभी वर्तमान में आपके और हमारे परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है, लेकिन इससे पहले जो इसको कहा जाता था, तो चर्चा करते हैं सबसे पहले हम वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि वाल्मीकि जी ने जो राजस्थान जो प्रदेश है हमारा, इसको कहा आपके मरुकांतर। मरुकांतर मरुकांतार शब्द के संबोधन से संबोधित किया किसको? राजस्थान को। तो प्रश्न अगर बनेगा तो ऐसे बनेगा कि मरुकांतर संबोधन राजस्थान के लिए किसने किया था? तो वो वाल्मीकि जी ने किया था। वाल्मीकि जी ने राजस्थान को मरुकांतर कह के संबोधित किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आपका एक अभिलेख मिलता है बसंतगढ़। बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख। सिरोही अभिलेख, ये है आपका 625 ईसा पूर्व। 625 ईस्वी का ये आपका अभिलेख है, जिसके अंतर्गत राजस्थान को राजस्थानादित्य कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? राजस्थानादित्य। यानी कि राजस्थान को राजस्थानादित्य कह के संबोधित किया किसमें? बसंतगढ़ शिलालेख में। ये जो बसंतगढ़ से जो शिलालेख है, यानी कि अभिलेख है, ये आपका मिला था खीमेल माता या छेमकारी माता के मंदिर से प्राप्त हुआ था। ये किससे प्राप्त हुआ था? तो बात करते हैं इसकी। यह अभिलेख यह अभिलेख छेमकारी माता छेमकारी माता या खीमेल माता, खीमेल माता के मंदिर से प्राप्त हुआ। के मंदिर से प्राप्त हुआ। ये जो अभिलेख है आपका बसंतगढ़ अभिलेख, इसके अंतर्गत दोस्तों कहा गया है कि जो आपका चावड़ा वंश था, चावड़ा वंश के वर्मलात नाम का एक व्यक्ति था, उसकी जो उसकी जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में बताया गया है। तो इस अभिलेख से हमको पता चलता है कि जो प्राचीन समय में जो शासन की जो व्यवस्था थी वो सामंती व्यवस्था थी। यानी कि राजा हुआ करता था, राजा के बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे, मंत्रियों के फिर उपमंत्री हुआ करते थे। तो इस तरीके से एक जो शासन व्यवस्था थी, उसमें सामंती व्यवस्था की चर्चा की गई है। किसके अंतर्गत? बसंतगढ़ अभिलेख के अंतर्गत। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनता है यहाँ से वो ये बनता है कि किस अभिलेख से हमें सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बसंतगढ़ अभिलेख, सिरोही। तो नोट डाल के आप लिख सकते हो इसमें। यानी कि इस अभिलेख से इस अभिलेख से हमें सामंती
सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ये बात याद रखनी है कि किस अभिलेख से हमें सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है, तो बसंतगढ़ अभिलेख से हमें सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है। करिए नोटिस है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जॉर्ज थॉमस की। जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी। जॉर्ज थॉमस की जब हम बात करते हैं तो जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कह के संबोधित किया। क्या कह के? राजपूताना। यानी कि राजपूताना जो शब्द राजस्थान के लिए यूज किया गया वो किसने किया था? आपके जॉर्ज थॉमस ने। राजपूताना। प्रश्न भी यहीं से पूछता है एग्जामिनर कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था राजस्थान के लिए, तो वो मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। इनकी एक पुस्तक है जो लिखी थी आपकी विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में। पुस्तक विलियम, यानी कि पुस्तक है विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। विलियम फ्रैंकलिन। ये लिखी थी आपकी 1805 ईस्वी में। पुस्तक है आपकी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक है आपकी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो राजपूत जो स्टेट है उसको राजपूताना कह के इन्होंने संबोधित किया। किसने? मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने। और ये पुस्तक लिखी थी आपकी विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में। ये बात ध्यान रखनी है। करिए नोट इसको। जो मिस्टर जॉर्ज थॉमस थे ये आपके मूल रूप से आयरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? आयरलैंड के रहने वाले थे। ये आयरलैंड के रहने वाले थे और मराठों की सेना में ये भड़ैती सैनिक थे। क्या थे? ये मराठों की सेना में सैनिक थे। कौन? मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इन्होंने आपके जयपुर हुआ, उदयपुर हुआ, बीकानेर, तो कई रियासतों पर आक्रमण भी किया मराठों के साथ में। किसने? मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने। तो ये बात भी याद रखनी है कि ये कहाँ के निवासी थे आपके? ये मूल रूप से आयरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने उदयपुर, जयपुर, बीकानेर रियासतों पर आक्रमण भी किया। किसके साथ में? मराठों के साथ में। और ये मराठों के बाड़ायती सैनिक थे। ये बात भी याद रखनी है। मराठों की सेना में सैनिक थे। नेक्स्ट हम बात करें तो ये इन्होंने उदयपुर, बीकानेर, जयपुर रियासतों पर आक्रमण भी किया। ये बात भी याद रखनी।
करिए नोट। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन जेम्स टॉड की। कर्नल जेम्स टॉड। जब कर्नल जेम्स टॉड की हम बात करते हैं तो मूल रूप से यहाँ से ये बात निकल के आती है कि कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की मतलब यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से जाना। और राजस्थान के आज की डेट में हम कह सकते हैं कि इनको कहा जाता है कि ये राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है इनको, कर्नल जेम्स टॉड को। लेकिन वास्तविकता में इन्होंने राजस्थान की जो संस्कृति थी, इतिहास था, उसको उसकी वास्तविकता में जो एक्सप्लेनेशन दी वो कर्नल जेम्स टॉड ने ही दी थी। यानी कि कर्नल जेम्स टॉड ने जो राजस्थान के लिए जो जिस शब्द का संबोधन किया वो था आपके राजस्थान या रायथान। इन्होंने राजस्थान को रायथान या राजस्थान कह के संबोधित किया। किसको? राजस्थान को। बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड जो थे आपके, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे। कौन? कर्नल जेम्स टॉड। तो जब ये सैनिक थे तो इन्होंने क्या है कि राजस्थान में, जब आपको पता होगा कि राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र था उस समय जो कि जहाँ पर सर्वाधिक राजा यानी कि रियासतें थी। और ये जो क्षेत्र ऐसा रहा है जो अपने इतिहास के लिए मुख्य रूप से पूरे भारत में ही जाना जाता है। तो ये जो केंद्र था कर्नल जेम्स टॉड के लिए, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए कह सकते हैं कि एक जानने का केंद्र रहा। मतलब चीज़ों को सीखने का, यहाँ की संस्कृति को और उन सारी चीज़ों को। तो कर्नल जेम्स टॉड यहाँ से बहुत प्रभावित थे, राजस्थान से। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शोध भी यहाँ पर राजस्थान में ही किए थे। तो ये चीज़, तो इस चीज़ से हमें पता चलता है। तो राजस्थान में शोध करने के कारण एवं राजस्थान की संस्कृति को जानने के कारण और लोगों को आज वर्तमान में हम जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा जो तथ्य दिए गए वो सार्वभौमिक थे। ऐसा लगता है कि मानो वैसा ही हुआ होगा उस समय। तो इस कारण इनको राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक यानी कि कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। सेकंड हम बात करें तो इन्हें घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना था। के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इनकी पुस्तकें थी। पहली जो पुस्तक थी वो थी इनकी द एनाल्स, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान। दूसरी थी, यानी कि इसी पुस्तक को दूसरे नाम से जाना जाता है, द वेस्टर्न
द वेस्टर्न द वेस्टर्न द सेंट्रल एंड वेस्टर्न द सेंट्रल सेंट्रल एंड वेस्टर्न वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स स्टेट्स ऑफ इंडिया। दूसरी पुस्तक थी इनकी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये दो पुस्तकें थी इनकी मुख्य रूप से। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दूसरी पुस्तक थी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये दो पुस्तकें लिखी। इन दो पुस्तकों में उन्होंने राजस्थान के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताया कि राजस्थान की जो संस्कृति रही, राजस्थान के जो राजघराने रहे, राजस्थान की जो रियासतें थी, उनमें किस तरीके से क्या क्या शासन व्यवस्था थी, किस तरीके का कल्चर था, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पुस्तकों में बताई। घोड़े वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि ये उस समय पर आने जाने का कोई वैसा तो साधन था नहीं, तो घोड़े पर ही चलते थे। और जब ये घोड़े पर चलते थे तो गाँवों में होकर और रियासतों में होकर जब ये निकलते थे तो छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जाया करते थे। तो छोटे छोटे बच्चे ने घोड़े वाले बाबा के नाम से संबोधित करते थे, तो उसी से इनका नाम पड़ गया घोड़े वाले बाबा। तो ये चीज़ें मुख्य रूप से याद रखनी है। बात करते हैं ये कहाँ के निवासी थे, तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। ये बात भी याद रखनी है। इसमें स्कॉटलैंड के निवासी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये सैनिक थे। इन्होंने राजस्थान को रायथान या राजस्थान कहा। राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है इनको। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। दो पुस्तकें थी इनकी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। दूसरी पुस्तक थी इनकी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये चीजें याद रखनी है इनके बारे में। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यानी कि ये तो हो गए कुछ नाम जो राजस्थान को कहकर संबोधित किया गया था इन लोगों ने। अब हम बात करते हैं कि जब राजस्थान का गठन हुआ था उससे पहले राजस्थान के बारे में क्या क्या चीज़ें पहले हुई थी राजस्थान को लेकर। तो आपको बताऊं कि यानी कि राजस्थान को यानी सबसे पहले 14 जनवरी 1949 को उदयपुर के अंतर्गत सरदार जो पटेल होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता होगा कि उनका राजस्थान मतलब भारत की वो उस टाइम पर होम मिनिस्टर थे। और उन्होंने भारत के एकीकरण में अपनी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं होते तो भारत के कई टुकड़े हो चुके होते। तो उन्होंने राजस्थान को लेकर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजस्थान के एकीकरण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उन्होंने यानी कि 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में राजस्थान के गठन की घोषणा की थी सबसे पहले, कि राजस्थान का गठन किया जाएगा, सभी रियासतों को मिलाकर के एक संयुक्त रूप से राजस्थान बनाया जाएगा। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले घोषणा कहाँ पर की गई थी, तो 14 जनवरी 1949 ईस्वी को सरदार पटेल ने राजस्थान के गठन की उदयपुर में
कहां पर? उदयपुर में घोषणा की। कहां पर की? उदयपुर में घोषणा की। कब? 14 जनवरी 1949 ईस्वी को। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें तो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना के समय की तिथि तय की गई। यानी कि 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान की स्थापना की। राजस्थान की स्थापना की तिथि निर्धारित की गई। तिथि निर्धारित की गई। आपको पता होगा कि हम प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस तो इसी कारण मनाते हैं क्योंकि इस दिन 1949 ईस्वी को राजस्थान की स्थापना की तिथि निर्धारित की गई थी कि भाई आज ये है कि 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना हो जाएगी, यानी कि राजस्थान को राजस्थान कहा जाएगा 30 मार्च 1949 से। लेकिन जब हमारा 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संपूर्ण जो भूभाग था राजस्थान का उसको राजस्थान कहा जाने लगा सबसे पहले। यानी कि पहले इसको राजपूत स्टेट कहा जाता था, अब इसको राजस्थान स्टेट के नाम का मतलब टैग मिल गया, इसको दर्जा मिल गया कि आज से इस भूभाग को, संपूर्ण भूभाग को राजस्थान कहा जाएगा। तो ये बात याद रखनी है। तो 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान लागू होने से लागू होने से संपूर्ण भूभाग को राजस्थान नाम दिया गया। यानी कि ऑफिशियली संविधान में राजस्थान नाम लिखा गया है संपूर्ण भूभाग के लिए कि आज से इस स्टेट को राजस्थान कहा जाएगा। ये कब हुआ? यानी कि भारत का जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से इस स्टेट को क्या कहा जाने लगा? राजस्थान कहा जाने लगा। ये जो यहाँ तक फैक्ट थे यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी की और कोई ऐसी कोई डिटेल नहीं है जो इससे बाहर हो। ये नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना मेन पॉइंट, यानी कि टॉपिक वो है हमारा। हम शुरुआत कर रहे हैं आज से मेवाड़ के इतिहास की। किसकी दोस्तों? मेवाड़ के इतिहास की। राजस्थान में अगर सबसे प्राचीन अगर कोई इतिहास है और जो सबसे गौरवशाली अगर कहीं का इतिहास रहा है तो आप सभी को पता होगा कि वो मेवाड़ का इतिहास रहा है। आज मेवाड़ के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से शुरुआत करते हैं मेवाड़ के इतिहास की। चलिए, मेवाड़ का इतिहास। जब हम मेवाड़ के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि मेवाड़ जो भूभाग रहा वो कौन सा रहा, मतलब हम किन किन स्थानों को मेवाड़ कहते थे उस समय। तो मेवाड़ के जो रेंज में या क्षेत्र में जो स्थान आते थे वो आते थे आपके प्रतापगढ़, चित्तौड़,
राजसमंद, राजसमंद, उदयपुर, उदयपुर। यानी कि ये जो अपना भूभाग था, प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा भी आ जाएगा इसमें, भीलवाड़ा। तो ये जो क्षेत्र था ये संपूर्ण रूप से आपका मेवाड़ कहलाता था। क्या कहलाता था? मेवाड़ कहलाता था। मेवाड़ के राजाओं ने यहाँ पे शासन किया। तो ये जो पूरा क्षेत्र था ये क्या कहलाता था? संयुक्त रूप से मेवाड़ कहलाता था। तो ये बात याद रखनी है। बात करें तो इस मेवाड़ को किन किन नामों से संबोधित किया गया उस समय, तो नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो मेवाड़ को उस समय आपके मेदपाट, मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद, सिवी जनपद, इन नामों से संबोधित किया जाता था। किसे? मेदपाट कहा जाता था, प्रागवाट कहा जाता था और सिवी जनपद कहा जाता था। किसको? मेवाड़ को। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं मेवाड़ की। तो मेवाड़ पर जो सर्वप्रथम, यानी कि इस भूभाग पर जो सर्वप्रथम किसी वंश ने शासन किया था वो था सबसे पहले गोहिल। कौन सा था? गोहिल राजवंश ने यहाँ पर शासन किया। और गोहिल वंश की ही शाखा हुई जितनी भी मेवाड़ के अंतर्गत, उन्होंने ही, यानी कि प्राचीन काल से और आधुनिक समय तक उन लोगों ने ही शासन किया, वर्तमान समय तक। उसके बाद में फिर संविधान लागू हो गया, तो फिर उसके बाद में वो जो राजाशाही शासन था वो समाप्त कर दिया गया। लेकिन शुरू से लेकर और एंड तक जो शासन किया वो गोहिलों ने ही किया। इनकी शाखाओं ने ही मेवाड़ पर शासन किया। तो हम बात करते हैं मेवाड़ पर किस वंश का शासन था? तो गोहिल वंश का शासन था। गोहिल वंश का शासन था। शासन था। मेवाड़ पर किसका शासन था? गोहिल वंश का शासन था। तो गोहिल वंश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, स्थापना सर्वप्रथम वो हुई थी आपकी 566 ईस्वी में। कब हुई थी? यानी कि गोहिल वंश की जो मेवाड़ के अंतर्गत स्थापना की गई वो कब की गई? आपकी 566 ईस्वी में की गई। जो यहाँ के गोहिल वंश के जो प्रतापी राजा हुए वो हुए आपके शिलादित्य। कौन थे आपके? शिलादित्य। शिलादित्य नाम के ये शासक हुए और गोहिल वंश की स्थापना की थी आपके गोहिलों ने। कब की थी? 566 ईस्वी में हुई। प्रतापी शासक हुए आपके शिलादित्य। करिए नोटिस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेवाड़ की। तो जो मेवाड़ के जो राजा हुए जितने भी, जैसे अब हम गोहिलों की बात कर रहे हैं, तो क्या था कि आपको पता होगा कि थोड़ा पीछे से अगर हम बात करें तो जो पूरी सृष्टि की जो रचना हुई हमारे वेदों के हिसाब से, हमको पता है कि जो पहले जो व्यक्ति थे वो थे आपके मनु। कौन थे? मनु थे। हम मनु की ही संतान कहे जाते हैं। जितने भी भारतवंशी हैं या जितने भी विश्व में जितने भी लोग हैं वो सब किसकी संतान कहे जाते हैं? तो मनु की संतान कहे जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो जो मनु के जो पुत्र हुए, मनु के पुत्रों की, उनके पुत्रों की तो जो शाखाएं जो चलती आई, यानी कि एक दूसरे से जो कनेक्ट होते चले गए, तो हमारे इतिहासकार ये मानते हैं कि जो ये गोहिल वंशीय जो शाखा थी, यानी गोहिलों की जो शाखा थी, जो मेवाड़ के जो राजा हुए वो भी तो किसी की शाखा होंगे। यानी कि उन वो भी तो किसी से जुड़े हुए होंगे या विदेशी होंगे या कैसे होंगे। तो उन सभी के अपने अपने मत हैं। तो इतिहासकारों ने इस चीज के ऊपर शोध किया। तो उन्होंने बताया कि जो गोहिल वंश के जो राजा हुए वो हमारे सूर्यवंशी थे। क्या थे? सूर्यवंशी थे। ऐसा कहा है नैरसीरी ख्यात, यानी कि मुहणोत नैरसी ने अपनी पुस्तक नैरसीरी ख्यात में ये कहा है कि जो गोहिल थे, मेवाड़ के जो राजा थे, वो क्या थे? सूर्यवंशी थे। तो ये मत बहुत प्रचलित है और मान्य भी है। तो यानी कि
मेवाड़ के शासक सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी थे, ऐसा कहा है मुणोत नैणसी ने अपनी पुस्तक नैणसीरी ख्यात में। मुणोत नैणसी की पुस्तक नैणसीरी ख्यात में किसने कहा है कि जो मेवाड़ के जो शासक थे वो सूर्यवंशी थे? तो ये कहा है आपकी नैणसीरी ख्यात में मुणोत नैणसी ने। क्या है? मत। ये बात याद रखनी है, किसने कहा था? मुणोत नैणसी ने कहा था इनको, सूर्यवंशी। तो ये मत जो है वो सार्वभौमिक है और इस मत को मान्यता भी मिली कि कौन थे ये गोयल? सूर्यवंशी थे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ की। और प्रतापी जो शासक हुए सर्वप्रथम बापा रावल। कौन दोस्तों? बापा रावल। बापा रावल की हम बात करें, जैसे कि आपने कहानियां सुन रखी होंगी कि बापा रावल बहुत लंबे चौड़े और तगड़े आदमी थे, तो ये हकीकत है, ये ऐसा ही था। क्योंकि जिस भी व्यक्ति की 100 रानियां हों तो वो कोई छोटा मोटा आदमी तो हो नहीं सकता। तो बापा रावल की हम बात करें दोस्तों, तो बापा रावल गोहिल वंश के सबसे पहले और प्रतापी शासक हुए जिन्होंने मेवाड़ पर शासन किया और मेवाड़ का विस्तार किया। यानी कि इनके समय जो आक्रमण किया गया वो तुर्कों के द्वारा, यानी कि अफगानिस्तान के, ईरान, इराक के जो तुर्क थे उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लूटपाट की। तो इन्होंने ये मतलब इतने ताकतवर थे कि इन्होंने ईरान, इराक तक अपने साम्राज्य को फैला लिया था। किन्होंने? बापा रावल ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बापा रावल की। तो इनके जो बचपन का नाम था वो था कालभोज। क्या था दोस्तों? कालभोज इनके बचपन का नाम था। और ये शिष्य थे हारित ऋषि के, यानी कि मेवाड़ के भूभाग में एक ऋषि रहा करते थे जो कि शिव भक्त थे, वो थे आपके हारित ऋषि। तो ऐसा कहा जाता है कि बापा रावल जो थे आपके, ये उनकी गाय चराते थे। क्या चराते थे? गाय चराते थे। तो इनकी स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर हारित ऋषि ने इनको आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटे एक दिन तू इस संपूर्ण भूभाग का राजा बनेगा। क्या बनेगा? राजा। तो आशीर्वाद किसने दिया? हारित ऋषि ने दिया। तो जब गुरु शिव भक्त हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि शिष्य जो है वो किसी और दूसरे देवता की भक्ति करने लग जाए। तो बापा रावल भी बहुत बड़े शिव भक्त थे। क्या थे? शिव भक्त थे। इसी कारण इन्होंने मेवाड़ के अंतर्गत एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? यानी कि आपके बापा रावल ने। बापा रावल ने एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया। आपके कैलाशपुरी नाम का एक स्थान पड़ता है नागदा के पास में, वहां पर इन्होंने एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। नागदा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। किसको? राजधानी नागदा को। और इन्होंने 734 ईस्वी में, यानी कि चित्तौड़ जो मुख्य रूप से मेवाड़ कहा जाता था, जिसको चित्तौड़ को मेवाड़ कहा जाता था, उदयपुर के भूभाग को जो मेवाड़ कहा जाता था, तो चित्तौड़ में उस समय पर 734 ईस्वी में एक मान मौर्य नाम के शासक का राज था। यानी कि चित्तौड़ का जो शासक था उस समय पर वो था मान मौर्य। मान मौर्य को ये पराजित करते हैं कौन? आपके बापा रावल। छोटी सी किदवंती ये भी है कि जब बापा रावल बड़े हो गए तो ये चित्तौड़ की सेना में भर्ती हो गए। क्या हो गए? चित्तौड़ की सेना में भर्ती हो गए। तो जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया तुर्कों द्वारा, तो जो चित्तौड़ के जो राजा थे मान मौर्य, उन्होंने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि युद्ध की तैयारियां की जाए और युद्ध किया जाए इनसे। तो जो उनके सेनापति थे वो सारे भाग गए थे, तो लड़ने वाला कोई भी नहीं था। तो बापा रावल जो एक सैनिक हुआ करते थे, इन्होंने कमान संभाली और इन्होंने राजा को आश्वस्त किया कि मैं लड़ूंगा आपकी तरफ से और आप निश्चिंत हो जाइए। तो इन्होंने जो आसपास के जो छोटे मोटे जो रियासतें थी, छोटे मोटे जो कबीले थे, उन सभी को एकत्रित किया और तुर्कों के साथ में संघर्ष किया और उनको पराजित भी किया इन्होंने। तो इस चीज से प्रभावित होकर तो जो आपके मान मौर्य जो राजा थे, उन्होंने जो शासन व्यवस्था थी वो किसके हाथ में सौंप दी? आपके बापा रावल के हाथ में सौंप दी। तो ऐसा किदवंती भी है। लेकिन पुस्तकों में जो लिखा हुआ है हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि 734 ईस्वी में बापा रावल ने चित्तौड़ को जीता था। कब? 734 ईस्वी में। जब ये चित्तौड़ जीत लेते हैं तो फिर चित्तौड़ के बाद फिर ये अपनी राजधानी बनाते हैं। किसको? नागदा को।
ऐसा कहा जाता है कि इनकी 100 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 100 रानियां थी, और 100 रानियों में इनकी कम से कम 34 रानियां जो थी आपकी, वो थी मुस्लिम। मुस्लिम औरतें इनकी रानियां थी 34। क्योंकि उस समय पर आपको पता है कि विस्तारवादी नीति हुआ करती थी, यानी कि साम्राज्य का विस्तार करना ही शासक के लिए मुख्य रूप से प्रमुखता का विषय हुआ करता था। तो साम्राज्यवादी नीति का अगर प्रसार करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, और जब संबंध स्थापित, तो आदमी का जो मुख्य रूप से जो उद्देश्य होता है वो साम्राज्यवादी नीति होता है। तो संबंध स्थापित किए इन्होंने, तो विवाह किए बहुत सारे, और इस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ऐसा कहा जाता है कि ये ईरान और इराक तक इनकी साम्राज्य था, यानी कि ईरान और इराक तक को इन्होंने जीत लिया था उस समय। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की। तो बचपन का नाम, बचपन का नाम कालभोज। राजधानी नागदा। चित्तौड़ को जीता। सात सौ चौंतीस ईस्वी में। गुरु भारत ऋषि। चित्तौड़ का शासक मान मौर्य। हराया। नेक्स्ट बात करें, एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि इनके बचपन का नाम कालभोज था। राजधानी को इन्होंने जो बनाई थी वो नागदा को बनाया था। चित्तौड़ को जीता था 734 ईस्वी में। गुरु हारित ऋषि, और चित्तौड़ का जो शासक था मान मौर्य, उसको हराकर चित्तौड़ जीता था, और एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया उन्होंने मेवाड़ में, उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो बापा रावल की जो उपाधियां थी आपकी, उपाधियां, उपाधियों की बात करें तो इनको चकवई, चकवई का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है आपको चारों दिशाएं जीतने वाला। चारों दिशाएं जीतने वाला। चकवई। नेक्स्ट है आपके राजगुरु। क्या कहा जाता है? राजगुरु। राजगुरु। तीसरी थी हिंदू सूरज। ये इनकी तीन उपाधियां थी, चकवई, राजगुरु और हिंदू सूरज। क्या थी ये इनकी उपाधियां थी? चारों, यानी चकवई का अर्थ था चारों दिशाएं जीतने वाला, यानी कि इतने प्रतापी शासक थे उस समय के कि इन्होंने, यानी कि आसपास के जितना भी भूभाग था, संपूर्ण भूभाग को इन्होंने जीत लिया था। करिए नोटिस को। एक हमारे, यानी कि सीवी वैद्य जी कहते हैं कि जो बापा रावल थे, इनकी तुलना की है आपके फ्रांसीसी सैनिक हुआ करते थे उस समय के, यानी कि चार्ल्स मार्टेल। कौन?
चार्ल्स मार्टेल से इनकी तुलना की है। चार्ल्स मार्टेल एक ऐसे सेनापति थे जिन्होंने कभी भी मतलब वे कभी भी तुर्कों से परास्त नहीं हुए थे। क्या नहीं होते, यानी कि तुर्कों का उस समय पर यानी मिडिल ईस्ट में यानी कि बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो तुर्कों से कभी भी पराजित न होने वाले सेनापति कौन थे आपके, चार्ल्स मार्टेल थे, जो कि एक फ्रांसीसी सेनापति थे। तो वे इनकी जो बापा रावल थे इनकी तुलना की है किससे, चार्ल्स मार्टेल से, क्योंकि बापा रावल भी तुर्कों से कभी भी पराजित नहीं हुए थे। तो ये चीज भी याद रखनी है। तो सीवी वैद्य के अनुसार, सीवी वैद्य के अनुसार, वैद्य के अनुसार बापा रावल, बापा रावल की तुलना चार्ल्स चार्ल्स मार्टेल से की है, चार्ल्स मार्टेल से की है। क्या थे ये, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी सेनापति। सीवी वैद्य ने, तो ये बात याद रखनी है कि सीवी वैद्य ने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है, जो कि एक फ्रांसीसी सेनापति थे। करिए नोट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अल्लट। बापा रावल के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं आपके अल्लट या आलू रावल। इनको क्या कहा जाता था, अल्लट। इनका जो नाम था वो था आलू रावल। तो उनके बाद ये राजा बनते हैं। अल्लट के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मेवाड़ के अंतर्गत वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किस मंदिर का निर्माण करवाया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर आपके मेवाड़ में भी है और वराह मंदिर आपका अजमेर में भी है। अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों आपके अर्णोराज ने। किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था अजमेर के अंतर्गत वराह मंदिर का निर्माण। और मेवाड़ में जिस वराह मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था आपके अल्लट ने। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो बनाई थी आहड़। किसको बनाया था, आहड़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और इन्होंने जो विवाह किया था वो किया था आपकी हूर राजकुमारी हरिया देवी के साथ में विवाह किया था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे पहले अगर कोई विदेशी बहू लेके आया था तो वो आपके कौन लेके आए थे, अल्लट जी लेके आए थे, आलू रावल जी लेके आए थे, क्योंकि इन्होंने हूर राजकुमारी जो कि पश्चिमी सभ्यता से आते थे लोग, उससे इन्होंने संबंध स्थापित किए थे, यानी कि शादी की थी। किसने, आलू रावल ने। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं तो राजधानी की। इन्होंने राजधानी बनाई अपनी, राजधानी बनाई आहड़। राजधानी किसको बनाया, आहड़ को। नेक्स्ट हम बात करें तो इन्होंने मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इन्होंने हूण राजकुमारी, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हरिया देवी, देवी से विवाह किया। करिए नोट। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि सबसे पहले मेवाड़ के अंतर्गत नौकरशाही की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों नौकरशाही की सबसे पहले स्थापना करने वाले कौन थे, आपके अल्लट थे। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना है, यानी कि मेवाड़ में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम नौकरशाही नौकरशाही की स्थापना की। करिए नोट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जयत्र सिंह की। जयत्र सिंह की हम बात करते हैं। अल्लट के बाद में कई राजा हुए जिन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। उसी श्रृंखला में जयत्र सिंह जी हुए। जयत्र सिंह के समय एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, आपके भूताला का युद्ध। किसका दोस्तों? भूताला का जो युद्ध हुआ था वो जयत्र सिंह के समय हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था आपके, उस समय दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। और जयत्र सिंह के मध्य ये युद्ध होता है जिसमें जयत्र सिंह जीत जाता है और इल्तुतमिश हार जाता है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो मेवाड़ का जो युग था, यानी कि मध्यकालीन युग, यानी कि मेवाड़ का जो समय था उस समय का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये कहा था आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने कहा था कि जो जयत्र सिंह का जो काल था वो मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल था। ये यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है? तो वो आपके जयत्र सिंह के समय को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने कहा था ये कथन। आगे हम बात करें तो इल्तुतमिश के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है तो वो नागदा जो इनकी राजधानी हुआ करती थी, यानी कि अल्लड़ जी ने राजधानी बनाई थी आहड़, और पहली जो और प्रथम जो राजधानी थी वो थी आपकी नागदा। तो नागदा को वो तहस नहस कर देता है। कौन? वो इल्तुतमिश। अब जो ये जयत्र सिंह जी जो राजधानी बनाते हैं वो बनाते हैं आपके चित्तौड़ को। किसको बनाते हैं? ये बनाते हैं राजधानी चित्तौड़ को। नागदा को राजधानी न बनाने का कारण इनका ये रहता है क्योंकि नागदा जो था उस समय वो मैदानी प्रदेश के अंतर्गत था। क्या कहते हैं? मैदानी प्रदेश में था। तो वहां से किसी भी शासक की जब सेना इधर उधर निकलती थी तो बहुत आसानी होती थी वहां पर आक्रमण करने में। इसी कारण इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया कि अब हम जो अपनी राजधानी बनाएंगे वो किसी ऊंची ऊंचाई पर बनाएंगे जहां पर कोई आसानी से हमला न कर सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन इनकी जो राजधानी थी। राजधानी बनाई इन्होंने चित्तौड़। किसको बनाया? चित्तौड़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट हम बात करें तो भूताला का युद्ध हुआ। भूताला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो आपके जयत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। जयत्र सिंह जीत जाता है। भूताला के युद्ध के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो उसके लिए एक किताब है, वो है आपकी बुक, पुस्तक जो इस युद्ध के बारे में हमें बताती है। वो है हम्बीर हम्बीर मद मर्दन। ये पुस्तक लिखी है आपकी जय सिंह सूरी ने। जय सिंह सूरी ने। यह पुस्तक कहती है, यह बताती है कि जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य जो युद्ध हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। तो उस चीज का वर्णन हमें किस पुस्तक में मिलता है? हम्बीर मद मर्दन में मिलता है, जो कि लिखी थी आपकी जय सिंह सूरी ने। करिए नोटिस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन तेज सिंह जी की। तेज सिंह। जयत्र सिंह के बाद में तेज सिंह राजा बनते हैं मेवाड़ के। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने
कुछ उपाधियां धारण की थी, जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, इस तरीके की इन्होंने उपाधियां। इनके समय की, इनके काल की जो एक विशेष घटना है वो ये है कि इनके समय पर एक जैन ग्रंथ लिखा गया था। वो था आपके जैन ग्रंथ, वो था श्रावक प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण सप्त चूर्ण। ये जैन ग्रंथ लिखा गया था किसके समय में? तेज सिंह जी के समय पे ये ग्रंथ लिखा गया था, श्रावक प्रतिक्रमण सप्तचूड़ी। इसके बारे में एक आ जाता है कि ये जो ग्रंथ है, इसमें जो चित्र बने हुए हैं वो मेवाड़ शैली से यानी कि संबंध रखते हैं, यानी कि मेवाड़ में लिखा गया था, तो वहां पर इसके अंतर्गत जो चित्र चित्र जो है बने हुए हैं वो मेवाड़ शैली से मिलते जुलते हैं। और तो मेवाड़ शैली का जो सबसे प्राचीन जो चित्रों का जो संग्रह है वो किस में मिलता है हमको? श्रावक प्रतिक्रमण सप्तचूड़ी नामक जैन ग्रंथ में मिलता है। ये बात विशेष रूप से याद रखनी है। और तेज सिंह जी की जो उपाधियां थी वो थी आपकी परम भट्टारक, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, परमेश्वर, क्या परमेश्वर, ये इनकी उपाधियां थी किसकी? तेज सिंह जी की। करिए, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो ये जो ग्रंथ लिखा था ये आपके लिखा था कमल चंद्र ने, कमल चंद्र ने लिखा था इसको। और वो लिखा था आपके कमल चंद्र ने इसको लिखा था, श्रावक प्रतिक्रमण सप्तचूड़ी ग्रंथ को लिखा था, जो जैन ग्रंथ है आपका। करिए, इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं आपके समर सिंह जी। इन्हें गुजरात का उद्धारक कहा जाता है। गुजरात का उद्धारक कैसे कहा जाता है? समर सिंह को। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन समर सिंह जी की। समर सिंह, इन्हें गुजरात का उद्धारक कहा जाता है। गुजरात का, गुजरात का, गुजरात का उद्धारक, उद्धारक कहा जाता है। इनके दो पुत्र थे, किसके? समर सिंह जी के, रतन सिंह और कुंभकर्ण। रतन सिंह और कुंभकर्ण दो इनके पुत्र होते हैं। रतन सिंह जो होते हैं वो मेवाड़ के राजा बनते हैं अगले। और जो कुंभकर्ण जो होते हैं ये चले जाते हैं आपके नेपाल। कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं नेपाल, नेपाल चले जाते हैं। और यहाँ पर राणा शाखा का, राणा शाखा, यहाँ से राणा शाखा का आरंभ होता है। आरंभ होता है। और रतन सिंह जी जो होते हैं ये आपके मेवाड़ के नेक्स्ट राजा बनते हैं। और राजा बनते हैं। तो ये समर सिंह जी के बारे में याद रखनी है। इनको गुजरात का उद्धारक कहा जाता है। इनके दो पुत्र थे, यानी कि रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण चला जाता है आपके नेपाल और वहां पर राणा शाखा का आरंभ करता है। और जो रतन सिंह जी होते हैं ये बनते हैं मेवाड़ के अगले राजा। यहाँ से चलिए, करिए नोट इसे।
अब नेक्स्ट बात करते हैं रावल रतन सिंह। ये वही पद्मनी वाले रतन सिंह हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। और आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।